गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपना लास्ट जो टॉपिक था वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उससे पहले डाल्टन का किया है। और कल ही बता दिए थे अपन ने इसके दोष के अंदर कि अब इसका ये सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से काफ़ी कुछ इसके बारे में एटम की जानकारी मिलेगी अपने को कि कहाँ क्या होता है। धीरे धीरे हो सकता है ये भी आगे जाके ये पढ़ना पड़े कि ये इसके भी दोष हैं, फिर आगे जाके नील्स बोर आएगा, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन अब थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा प्रयोग था, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग था। यहाँ देखो इसने बहुत ही अच्छा समझने की कोशिश की थी, और वो ये था गाइस कि ये जो रदरफोर्ड था, और रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अपन एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो क्या था, कैसे किया था, क्या नहीं किया था। ये आपके सामने बुक के पेज चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। टॉपिक आपको दिख रहा है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको इसके अंदर देखो, यहाँ आपके पास पिक पूरी नहीं आ रही अभी, ठीक है। अभी देखो, अभी आ जाएगी। यहाँ पे रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली गोल्ड फॉइल का मतलब जैसे नहीं होता, जैसे कि अपन कभी काजू बादाम ऐसे कुछ बर्फियाँ होती हैं, उनके ऊपर बिल्कुल पतली लेयर सी आती है, उससे भी पतली लेयर, उससे भी पतली गोल्ड फॉइल पर, यानी कि सोने की पतली पन्नी, बिल्कुल पतली पन्नी, उसके ऊपर अल्फा कणु। अब चाहिए अल्फा कण क्या है? अल्फा कणु का मतलब होता है जो हीलियम का नाभिक से है। हीलियम के नाभिकों को अपन अल्फा कणु के नाम से जानते हैं। तो अल्फा कणु की बमबारी का प्रयोग किया। देखो, बमबारी का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर एक पत्थर फेंकना एक होता है, किसी के ऊपर एक बम गिराना, बम गिराया गया। और एक नहीं, मतलब खूब सारे 1000, 2000, 20,000, 50,000 एक साथ दड़ा गिराते हैं, उसको बोलते हैं बमबारी। मतलब एक नहीं, खूब सारे बम। तो इसने एक अल्फा कण नहीं गुजारा, बहुत सारे अल्फा कणों के पुंज से इसने इतने सारे दड़ादड़ किरणों को इसने डाला, इसलिए इनका नाम पड़ता है बमबारी का नाम बोला जाता है इसको। तो अल्फा कणों की बौछार कराई या बमबारी का प्रयोग किया। था क्या ये? इसने क्या किया, इसे सोने की पतली झिल्ली, देखो इसकी मोटाई देखो कितनी है। इसकी मोटाई थी इसकी 10 की पावर 7 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर, -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर। अब आप सोच सकते हो कितनी छोटी यूनिट है ये, 10 की पावर। ये है रदरफोर्ड भाई साहब की शक्ल, आप देख सकते हो इसको। तो इसकी सोने की जो पतली झिल्ली थी उसकी मोटाई कितनी थी? 10 की पावर -7 मीटर या 100 नैनोमीटर। पर उच्च ऊर्जा मतलब हाई एनर्जी वाले अल्फा कणों का मतलब अभी आपको बताया कि हीलियम के नाभिक। अल्फा कणों का क्या मतलब था यहाँ पे? हीलियम के नाभिक की बमबारी कराई, यानी खूब सारे उसके ऊपर डाला इसने, ठीक है। और फिर क्या किया, इसके झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड, झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। इससे लेपित कर दिया, एक वर्ताकार पर्दा बनाया, अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे। इससे इसको क्या कर दिया? लेपित कर दिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? लेपित करा गया इसको इससे। ये देखो, जो ये वर्ताकार पर्दा रखा, जिसके बाद बमबारी कराने के बाद अल्फा कण इस पर्दे से क्या करने लगे? टकराकर फ्लैश, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, यानी कि जैसे मान लो ये आपका अल्फा कणों का स्रोत है, यहाँ से अपन बमबारी करा रहे हैं, इसके ऊपर क्या करा रहे हैं? बमबारी करा रहे हैं। अब ये देखो बमबारी करा रहे हैं, ये कुछ कण सीधे निकल रहे हैं, और यहाँ इस वर्ताकार के टकराकर क्या कर रहे हैं? ये स्फुट फ्लोरोसेंस, यानी कि ये थोड़ा सा चमकीलापन दिखाई दे रहा है, चमकीलापन, ताकि ये इसके ऊपर किसका लेपित है? Zn सल्फाइड का लेपित है। चमकीला दिखाई देने से अपने को ये जितने भी अल्फा कण आ रहे हैं उनका अवलोकन करना आसान हो जाता है, अपने को पता चल रहा है कि कौन सा कण किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। इसलिए इनकी, अब देखो ये आपको डायग्राम वापस से दिख जाता है ताकि आप इसको बना सको। इस डायग्राम को बनाना है आपको, और इस बनाते इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जैसे अल्फा कण पड़ेंगे तो ये स्फुट मतलब ये चमकीला सा बनेगा। इस प्रकार अल्फा कण की दिशा ज्ञात हो जाती है अपने को कि अल्फा कण किधर गया। ये देखो, ये डायग्राम बनाना आपको। रदरफोर्ड स्वर्णपत्र प्रयोग क्या करना है, ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब अगर अपन आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी,
तो देखो ये एक इसका थोड़ा सा ऐसे इसको आप समझो, ये डायग्राम ही है एक तरह से। इसका मतलब ये था कि जैसे मान लो ये आपका एक परमाणु है, ठीक है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब ये क्या कर रहा है? ये देखो अल्फा कण है, ये जितने भी इधर इधर जा रहे हैं ये सब क्या है? अल्फा कण है। इनमें से क्या खास बात है कि ये ज़्यादातर अधिकांश जो कण हैं वो सीधे ही निकल जाते हैं। अधिकांश कण जो हैं सीधे निकल जाते हैं, जैसे डायग्राम में दिखा रखा था, आर पार सीधे निकल गए। कुछ कण पथ से थोड़े से विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से जैसे कोई नाभिक के नज़दीक आया, वो कण थोड़ा सा विचलित हो गया, अपने मार्ग से भटक गया, मतलब सीधा नहीं जा पाया। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी मतलब विचित्र घटना सामने आई रदरफोर्ड की लाइफ में, वो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इतनी आश्चर्यजनक घटना थी, आपको क्या बताऊं मैं, कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक अल्फा कण ये जो गोला सा बना हुआ है ना, ये गोला है अपना नाभिक, ठीक है। और एक अल्फा कण इस नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में, जैसे इधर से आया इधर वापस उसी दिशा में लौट गया। चलो, इतनी पतली झिल्ली के ऊपर से एक कण टकराकर वापस लौट गया। कम से कम 20,000 में से एक कण ऐसा होगा जो वापस लौट गया। ये रदरफोर्ड की लाइफ में ऐसी घटना थी, यूं मानो कि कोई जैसे कोई तोपची नहीं होती, तो आप गोला दागते हैं लोहे का आपका, तो कोई जैसे कोई गोला दाग रहा हो, 7 इंच मोटा व्यास का गोला दागा हो, और कोई पतले से टिश्यू पेपर से ऐसे टकरा कर वापस आ जाए। किससे? दीवार से नहीं, किसी टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आ जाए और चलाने वाले कोई मार दे। अब बताओ, इतनी आश्चर्यजनक घटना। ये मतलब ये सोच रहा है मेरे लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई 7 इंच का गोला दागा और किसी टिश्यू पेपर से टकराकर, मतलब पतले से कागज से टकराकर वापस आ गया। इतनी आश्चर्यजनक घटना थी रदरफोर्ड की लाइफ में ये वाली बात। तो इससे एक चीज का सबक तो मिल जाता है। ये वाला डायग्राम भी बनाया है, ये परमाणु है जिसका आकार गोलाकार है, गोल जो दिख रहा है, और उसके अंदर ये जो अल्फा कण जा रहे हैं उनके मार्ग यानी कि इनकी दिशा का पता लगाने के लिए ये सब किया गया है कि दिशा क्यों विचलित होती है, क्यों सीधे जा रहे हैं, इससे उनको क्या मिलता है, क्या एक्सपेरिमेंट था, और उससे ये सब देखने के बाद क्या वो अवलोकन करता है, क्या निष्कर्ष निकालता है इसके, वो सब बातें अपने को इस टॉपिक के अंदर करनी है। अब देखो, ये था स्वर्ण धातु के नाभिक द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ठीक है। इसका दोनों डायग्राम बनाओगे। अब देखो, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण पर किस प्रकार थे, यानी कि ये जो प्रयोग किया इसमें देखा कि अल्फा कणों की गति किधर है, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे, किधर विचलित हो रहे हैं, किधर सीधे निकल रहे हैं। इन सब से देखने के बाद एक चीज का पता चलता है, इसने क्या सोचा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली में से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। जैसे आपको ये डायग्राम दिखा, इसमें आपने देखा कि ज़्यादातर कण सीधे निकल रहे हैं। देखो, ये सब ज़्यादातर कण क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे से सीधे निकल रहे हैं इस गोलाकार में से। लेकिन देखो, बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 दिख रहे होंगे जो अपने अंश कोण से विचलित हो गए, जैसे कि ये वाला और ये वाला। सीधा नहीं गया, थोड़ा सा विचलित हो गया, बाकी तो सबके सब सीधे निकल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन घटना पढ़ो, अब आपको मजा तो तब आएगा जब आप घटना तीसरी पढ़ोगे। कौन सी वाली बात? 20,000 में से लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा निकला कि उसका विक्षेपण कोण 180 विक्षेपण कोण का मतलब हुआ कि जिधर से आया उधर ही चला गया। यानी कि देखो, ये कौन सा था भगवान, ये देखो, ये एक अल्फा कण दिख रहा है आपको, ये देखो, ये इधर से आया, इससे टकराया, वापस उधर ही निकल गया, यानी कि 180 पे विक्षेपित हो गया। इट मीन्स ये उसकी लाइफ के लिए, देखो उसके वर्ड, रदरफोर्ड के वर्ड सुनना बाप। इसने कहा कि इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण अत्यंत अनपेक्षित थे। अनपेक्षित का मतलब इतनी इनकी उपेक्षा नहीं की गई थी, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड थे। स्वयं रदरफोर्ड के शब्दों में, स्वयं मतलब रदरफोर्ड ने खुद ने क्या कहा, स्वयं रदरफोर्ड के शब्दों में, ये परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था, उतना ही अविश्वसनीय था। मतलब इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि यार ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, कभी सोचा नहीं था उसने अपनी लाइफ में।
ये परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे कि एग्जाम्पल देखो वो कि इस बात को इस अपने इस एक्सपेरिमेंट के तथ्य को किस बात से उसकी मतलब एक तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि वो घटना अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली बात इस टाइप से मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर नहीं होता खाने के बाद जो हाथ साफ करने काम लेते हैं, टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे 14 इंच गोला। अब समझ रहे हो 14 इंच गोला कितना होता है? आपके पास जो स्केल होता है वो 6 इंच का होता है। 14 इंच का मतलब बड़ा वाला स्केल और उसमें भी 2 इंच और जोड़ो। अब सोचो कितना मोटा गोला हो गया, हाथ से तो उठे ही नहीं अपने से। 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वह लौट कर वापस ही चोट पहुंचाए। यानी कि उसके ऊपर जैसे अपन दीवार के ऊपर बॉल मारते हैं और बॉल अपनी तरफ आती है, ऐसे ही उस पतले से टिश्यू पेपर के ऊपर 14 इंच का गोला पड़े तो क्या गोला वापस आएगा? नहीं ना। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी घटना हुई, इसलिए इस बात को उसने कंपेयर किया कि मेरे लिए ये बात उतनी ही अविश्वसनीय थी जितनी इसने ये बताई। इस प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। यानी कि रदरफोर्ड ने सोचा कि यार अगर ऐसा हुआ तो इसने क्या निष्कर्ष निकाले होंगे। ठीक है, देखो क्या निष्कर्ष निकाला। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। यानी कि इसमें कोई ना तो आवेश, ना कोई अट्रैक्शन, ना कोई रिपल्शन और ना कोई विक्षेपण। इट मीन्स परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि थॉमसन ने कहा कि परमाणु में समान आवेशित, धनावेशित, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब होते हैं, लेकिन इसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसलिए अल्फा कण सीधे ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रोक टोक नहीं थी। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण क्या हुए यहाँ पे विक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए इसने निश्चित किया, इसलिए उनके ऊपर निश्चित है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि उसने जैसे थॉमसन ने कहा कि वो तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन बीच बीच में या प्रोटॉन पूरा, मतलब उसने कहा कि ये फैला हुआ भाग है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है जो उसमें बीच बीच में मतीरे के बीज की तरह लगे हुए हैं। बट इसने सिद्ध कर दिया कि ये जो धनावेश भाग है वो एक जगह केंद्रित है, ठीक है। परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम है। यानी परमाणु आकार की बात करें और अगर उसके मतलब धनावेश की बात करें तो आयतन की तुलना में धनावेश बहुत कम है। और इस धनावेश का आयतन को नाभिक का, यानी कि जो धनावेश का आयतन था उसने ये माना कि ये नाभिक में होता है, केंद्र में होता है। इसलिए तो आज पता है कि नाभिक के अंदर ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि तत्वों का जो भार होता है वो नाभिक ही होता है। आज पता है ये बात, ठीक है। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है तथा नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब आप इस बात को क्या समझ रहे हो कि अगर परमाणु का टोटल आकार 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है, और नाभिक का जो आकार है 10⁻⁻15 मीटर है, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये इसकी तुलना में बहुत छोटा है। 10⁻⁻15 है और 10⁻⁻10, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पर गलती से ये मत सोच लेना कि ये संख्या छोटी है, नहीं, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि माइनस में पावर बढ़ती है तो आपकी आकार जो भी है आपका वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। तो आप समझ लो कि इससे ये सिद्ध हो गया कि परमाणु का ज़्यादातर भाग तो खोखला ही होता है और जो उसका जो नाभिक है वो बहुत छोटा है और वो केंद्र में स्थित है, और जो उसमें धनावेशित भाग है वो उसके नाभिक में ही है। धनावेशित जो भाग है वो उसके नाभिक के अंदर ही है, ठीक है। उपरोक्त निष्कर्ष से, ये इतने सारे निष्कर्ष, उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर
और रदरफोर्ड ने परमाणु पर निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किए और उसने अपनी बात रखी। उसने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। ये इसकी मेन बातें याद रखनी है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। जैसे भी कहा कि सारे के सारे अल्फा कण सीधे निकल रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकाटाकी नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं और इन वर्ताकार पथों को कक्षा नाम दिया। ऑर्बिट नाम यहीं से पड़ा, बाद में पड़ा ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिट नाम है, कक्षा। वो अब जो हम पढ़ते हैं वो कक्षक हैं, ठीक है। तो इसने एक बात सिद्ध कर दी, इसने थॉमसन को जो चुनौती दी थी वो ये बात थी कि द्रव्यमान इसके केंद्रक में स्थित है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं कि आगे मैटर क्या था। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जैसे उसने भी कहा। अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन भी स्थित होते होंगे। इसने कहा कि जो वर्ताकार पथ में, जैसे ये आपका एक सर्कल सा बना रखा है, बोर का रदरफोर्ड मॉडल है। आपने थॉमसन का भी ऐसा देखा था, लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल में इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसने क्लियर कर दिया है, इसने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो बीच में प्लस वाला है ये बस नाभिक यही होता है, धनावेशित भाग इसके केंद्र में ही होता है। बाहर ये जो सर्कल बनाया देखो, चारों तरफ से माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर वर्ताकार पथ में और नाभिक आपका केंद्र पे स्थित होता है। और इसने ये माना कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके नाभिक में उतने प्रोटॉन भी पाए जाएंगे। ये बात रदरफोर्ड बताता है अपनी प्रयोगों में, ठीक है। अब ये देखो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल और सौर मॉडल का प्रतिरूपी माना जाता है। सौर मॉडल में जैसे ऐसे नहीं घूमते, सौर मॉडल जैसे इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में इस प्रकार घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे सूर्य की तरफ चारों तरफ भिन्न भिन्न जो ग्रह ये जो है ना आपका चारों तरफ घूमते हैं उनकी कक्षाओं में, इसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस प्रकार ये मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या करने का मूलभूत आधार बना, परंतु कुछ तथ्यों को समझा नहीं पाया। अब इसका भी दोष है, इसका जो दोष है, कमियां हैं, वो भी पढ़ेंगे। यानी कि इतनी सारी बातें बताने के बाद तो अगले पार्ट में इसकी कमियां भी पढ़ेंगे कि इतना सारा नॉलेज देते हुए भी इसकी क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या इसके दोष थे, कैसे इसके मॉडल को फेल किया गया और क्यों नील्स बोर की जरूरत पड़ी और नील्स बोर ने इसके मॉडल में क्या सुधार किया, क्या मॉडिफाई किया, ये सब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए आपसे विदाई।